ये दोनों एक जैसी जमातें हैं, दोनों करप्ट हैं, दोनों इनकॉम्पिटेंट हैं और ये बारियां लेते हैं। आपको लग रहा है कि बिलावल साहब का कोई इस वक्त स्पेशल एजेंडा चल रहा है जिसकी बेसिस पे वो बार बार उनका फोकस एक ही है? वो एक प्रो नवाज वोट है और एक एंटी नवाज वोट है। अभी जिस अंदाज में इंतखाब हो रहे हैं ये हमें सियासी इस्तेहकाम की तरफ नहीं ले जाएंगे। कि वो जब भी वज़ीर आज़म रही तो मैंने कभी उन्हें PM नहीं कहता था। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ दो आबसार एक बार फिर वी न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, पिछले हफ्ते जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो हमने देखा कि बहुत अच्छी सिचुएशन में हम उस वक्त तक नहीं थे। वही बात है कि हर हफ्ते मुझे तो यही उम्मीद होती है क्या पता अब कुछ अच्छा निकल आए, अब कुछ अच्छा निकल आए। लेकिन चलिए देखते हैं कि आज नुसरत साहब का क्या कहना है, चाहे वो इलेक्शंस हों, पॉलिटिशियंस हों या जनरली हमारे मुआशरे के हालात हों। हम तो आगे पता नहीं कब बढ़ेंगे या शायद बढ़ भी रहे हों और हमें शायद अभी तक पता नहीं चला। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत साहब, आपने एक एपिसोड में कहा था कि आपकी बिलावल भुट्टो से एक स्पेशल एसोसिएशन है, नॉट जस्ट फॉर पॉलिटिकल रीजंस, जो भी इंसान की अपनी पसंद भी हो सकती है। हम देख रहे हैं कि वो इस वक्त काफ़ी पीक पे जा रहे हैं अपने इलेक्शन कैंपेन में और लगातार फॉर सम रीज़न वो PMLN को टारगेट किए जा रहे हैं। एंड इसके पीछे मैं ये नहीं कह रही कि कोई कंस्पिरेसी हो सकती, क्योंकि इस वक्त तो सारी पार्टीज़ का कैंपेन धड़ाधड़ चल रहा है। PMLN की साइमल्टेनियसली एक ही नंबर से डिफरेंट सेल फोन्स पे कैंपेन्स के लिए कॉल्स भी आ रही हैं। हर पार्टी इस वक्त आगे बढ़ने के चक्रों में, इवन PTI भी चले हम कह ही लेते हैं, कोशिश तो वो भी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि बिलावल साहब का कोई इस वक्त स्पेशल एजेंडा चल रहा है जिसकी बेसिस पे वो बार बार उनका फोकस एक ही है, और क्या PMLN इस चीज़ को काउंटर कर पाएगा? सबसे पहले एक वजाहत, मैंने बिलावल भुट्टो साहब के साथ जो अपनी खुसूसी उसका ज़िक्र किया था तो उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह थी कि देखिए यहाँ पे तो बहुत लिमिटेड जर्नलिस्ट होते थे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी सियासत का आगाज़ किया। वी आर टॉकिंग ऑफ 77-78। हमारा मीडिया सिनेरियो तो था ही काफ़ी लिमिटेड। नहीं, उस वक्त तो बहुत लिमिटेड, और इस्लामाबाद में तो बहुत कम जर्नलिस्ट होते थे ना। उसके बाद ये कि प्री सेंसरशिप का दौर था, मार्शल लॉ लगा हुआ था, और जो यहाँ पे गिनती के चंद रिपोर्टर्स भी थे तो वो भी बेचारे राबता करने से घबराते थे। तो उस मेरी बुनियादी तौर पर मैं ज़्यादा इधर डॉक्टर ज़फ़र नियाज़ी मरहूम होते थे, बहुत मशहूर यहाँ का डेंट, अभी भी उनका क्लिनिक वैसे है, उनकी याद में अभी तक मौजूद, उनके बच्चे वगैरह चला रहे हैं। तो वहाँ बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा वो ठहरती थीं और जाहिर है कि उनकी मुलाकात होती थी हफ्ते में एक दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से। तो उस दिन वो बहुत डिप्रेस होती थी फॉर द राइट रीजंस, ऑफ कोर्स। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि वो उस दिन वो किसी से नहीं मिलती थी। तो ये कहती थी कि जब नुसरत आए तो इसको आने देना। तो आपकी और उनकी तो मैं फिर ये है कि जब वो उठती थी ना जेल से आके मुलाकात करके तो वो सो जाती थी। तो जब वो उठती थी 5-5:30 बजे तो मैं उधर नीचे बैठा होता था, तो जब वो उठती थी तो पता चल जाता था। और यहाँ पे एक और बड़ी मज़े की बात है कि ज़फ़र नियाज़ी साहब का एक अल्सेशन कुत्ता था, शेरू उसका नाम था, शेरू। और वो कुत्ते वो कहते थे इसको निकालो, इसको निकालो यू नो, क्योंकि मैं जब आता था वो भी आया, क्योंकि मुझे ज़रा इन कुत्तों के साथ आई एम डॉग फ्रेंडली टाइप, तो मैं उसके साथ ऐसे इंगेज रहता था। तो मैं जब ऊपर जाता था उनके अभी कमरे की तरफ तो वो भी मेरे साथ आए, निकालो इसको, निकालो इसको। तो उसके बाद ये कि वो जब भी वज़ीर आज़म रही तो मैंने कभी उन्हें PM नहीं कहता था। मैं उनसे बहस करता, बीबी आपने ये क्या किया है, ये क्या किया है। तो यू नो शी वॉज़ वेरी, फिर हम लोगों को बिज़ाहिद हुसैन होते थे, ज़ियाउद्दीन साहब होते थे, हमारे सीनियर थे HK बरकी साहब जो कि भुट्टो साहब के दोस्त थे, हम लोगों के साथ वो बहुत बहस करती थी अपनी पॉलिसीज़ के बारे में, बहुत आर्ग्यूमेंट करती थी। तो वो उसकी वजह से मैंने इन्हें हमेशा जो है वो बीबी के बेटे के हवाले से देखा है। डेट्स अबाउट इट, ये एसोसिएशन। अदरवाइज़ मेरी लास्ट उनसे जो वैसे इस तरह फेस टू फेस जो हुई है वो डेट वाज ऑन द डे ऑफ माय डॉटर्स मैरिज लास्ट ईयर December 11th 2023 बिलावल भुट्टो से। उसके बाद मेरी उनसे कोई बात भी नहीं हुई है, ना टेलीफोन पे हुई है, ना वैसे मुलाकात हुई है। सो आई एम इन नो पोजीशन टू टेल यू कि व्हाई इज ही डूइंग सो। ठीक,
तो इसका मैं एक्सेस नहीं है मेरी उस तरह। लेकिन आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अगर बताएं, आप एज अ जर्नलिस्ट अगर आप ऑब्जर्व करते हुए अपने, मेरा अपना ख्याल है कि वो ये महसूस करते हैं, और टू एन एक्सटेंट राइटफुली सो, कि पंजाब में जो बेसिक जो पोलराइजेशन है वो एक प्रो नवाज वोट है और एक एंटी नवाज वोट है। बस ये दो कैटेगरीज हमारी बनी हुई हैं पंजाब के सूबे में। रिड्यूस कर देना जब आप टेंशन को, तो यही है कि यार क्या शरीफ्स को एक मरतबा फिर लाना चाहिए, और इनका जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट मॉडल है टॉप डाउन वाला, जिसमें मोटरवेज, अंडरपासेस, ओवरहेड ब्रिजेस वगैरह वगैरह वगैरह, उसको फॉलो करना है, या यू नो विच इज़ नॉट एग्जैक्टली बैड, लेकिन चलें गुड और बैड की क्रिटिसिज्म उनको इस बात पर मिलता तो है। देयर आर वेरियस मॉडल्स हर जगह है, जरूरी नहीं है उसके एक ही मुकाबले मॉडल में ये है कि आप उन पे कितना मर्जी क्रिटिसिज्म कर लें, तो पीपल्स पार्टी वाला बन जैसे ये, जिसको तो आप कहें जी कौम को भिखारी बना रहे हैं, बट ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, अगर वो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, अब ब्राज़ील में जो चेंज आई है, तो वो जो लोलो आया है वहाँ पे, तो वो बेसिकली सबसे पहले कैश ट्रांसफ़र टू पुअर सेगमेंट्स ऑफ दिस सोसाइटी, वो तो उन्होंने ही शुरू किया था ना। खैर, इस हम बहस में नहीं पड़ते कि किसका मॉडल बेहतर है, आज के तो आपका मौजू ही नहीं है। आपका मौजू, आप गालिबन ये जानना चाह रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इतनी तल्ख लहजा और सख्त ज़ुबान PMLN की लीडरशिप और वो भी इलेक्शन कैंपेन के नाम पे, और आई एम नॉट इवन श्योर अगर PMLN इस चीज़ को काउंटर कर पाएगी या नहीं, और क्या वो उतना क्राउड भी पुल कर सकते हैं अगर वो भी इसी तरह की नहीं, वो तो मॉडल अपना लें। देखिए, वो उनके तो टॉप लेवल पे, मतलब जैसे कि मियाँ साहब ने अभी तक, और मैं समझता हूँ कि दुरुस्त बात है, उन्होंने बुर्दबारी का सबूत दिया, मियाँ साहब ने अपने स्केल पर एक मरतबा भी रिएक्ट नहीं किया है। एहसन इकबाल ने, ख्वाजा साद रफ़ीक ने किया है, कल मरियम बीबी ने नहीं, यानी परसों उन्होंने, वो ख़ताब कर रही थी, अपनी हल्के में गई थी, और वहाँ उन्होंने कहा कि एक साहब कह रहे हैं कि अभी तक हम मंशूर नहीं दे पाए, तो इत्तेफाक से वो ऊपर से ग्रीन लाइन वो गुजर रही थी बस में, तो उन्होंने कहा ये हमारा मंशूर है, तो तालियां, यू नो। इसके अलावा एज सच वो इतना OTT अटैक नहीं कर रहे हैं ऑन बिलावल, उनके ट्रोल्स कर रहे हैं। आज अभी उसमें काफ़ी खुद कफ़ील हो गए हैं हमारे PMLN वाले। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि बिलावल ये समझते हैं कि हम एंटी नवाज़ एलिमेंट थे, हमारी जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, हमारी जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो तहरीक इंसाफ ने उचक ली। तब तहरीक इंसाफ तो है नहीं पिक्चर में। आप चूँकि वो नहीं है, वो इस वक्त PMLN पे फोकस, तो इसलिए आप ऐसा करो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तो नहीं, एंटी नवाज जो और या एंटी शरीफ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको तो बिलावल साहब को ये तो नहीं लगता कि नवाज शरीफ फिर 2/3 मेजॉरिटी से आ सकते हैं? उन्हें इस चीज़ का क्या पता, कोई डर हो, वो नहीं चाह रहे कि यही तो आएंगे तो क्या कर लेंगे, क्या पहली मरतबा 2/3 मेजॉरिटी से आए? बिलावल का तो यही पॉइंट होगा ना कि वो फिर से क्यों आए 2/3 मेजॉरिटी से, हमें भी मौका मिले। देखिए, लास्ट टाइम जब ये हैवी मैंडेट के साथ आए थे ना 1997 में, तो क्या हुआ था, 2 साल बाद मार्शल लॉ लग गया था ना, जो कि तो अब आएंगे फिक्स तो पैटर्न रहा है, तो अब आएंगे तो 1 साल बाद लग जाएगा। बस ये डिफरेंस है। हाँ, अगर 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे तो, क्योंकि अगर 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे तो फिर ये अपने दिल में आई बात करेंगे, तो अपने दिल में आई बात कहने का मौका है क्या? लेकिन उससे साहब आपने मेंशन किया कि ये सहूलत कहते हैं ना टेलीफोन पे कि ये सहूलत आपको को मुयस्सर नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को हमारी ये बदकिस्मती है जो हमारे सियासतदान समझ नहीं पाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ के कायद जेल में बैठ के भी नहीं समझ पा रहे हैं कि यार आपको पहले रूल्स तो डिफाइन करो कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किसने बनानी है। वो कह रहे हैं कि मैं बिलावल भुट्टो के मॉडल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। कौन कहते हैं? जो जेल में बैठे, जिनका नाम हम नहीं ले सकते। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि जी वो उनकी, देखें उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि उन्होंने अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी लिया है कि जी नवाज शरीफ में और पीपल्स पार्टी में कोई फ़र्क नहीं है,
ये दोनों एक जैसी जमातें हैं, दोनों करप्ट हैं, दोनों इनकॉम्पिटेंट हैं और ये बारियां लेते हैं और ड्रामा लगाते हैं कि जी एक हम अपोजिशन में और एक हुकूमत में, अंदर से एक है और मैं इनका अल्टरनेटिव हूँ। ये अलग बात है कि जब वो हुकूमत में आए तो वो भी वैसे ही रहे और उन्होंने एक और हमारे यहाँ टर्म एक मुतारिफ करवा दी, वो थी सेम पेज कि मैं तो बन्नी गाला बैठा हुआ हूँ, असेंबली में बंदे पूरे करने हैं, कोरम पूरा करना है, बजट पास करवाना है, तो जनरल फैज़ बंदे ला के दे। कभी उन्होंने इस तरह पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास बहुत रेगुलरली नहीं किया, अपने लोगों से नहीं मिलते थे। ये एक और मॉडल आ गया था जिसको हाइब्रिड का नाम देकर, हाइब्रिड निज़ाम, बड़ा अच्छा अंग्रेजी उसके ऊपर लगा के तो उसको जस्टिफाई कर दिया गया। मेरा अपना ये ख्याल है कि अभी जिस अंदाज में इलेक्शन हो रहे हैं उसके नतीजे में जो हुकूमत बनेगी, बीवी अल्लाह मेरे मुंह में खाक, अब आप फिर कहेंगी कि मैं तो अजीब सी बात कर देता हूँ और अच्छी खबर देता ही नहीं हूँ। मेरा ख्याल है वो देर पा नहीं होगी। फिर से हाइब्रिड निज़ाम। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो भी हुकूमत 8 फरवरी के बाद तश्कील पाएगी वो देर पा नहीं होगी। एक मैं नवाज शरीफ साहब को 2/3 अक्सरियत के साथ वापस आता हुआ नहीं देख रहा। मेरे ख्याल के मुताबिक उन्हें सादा अक्सरियत भी बहुत मुश्किलों से नसीब होगी पीएमएलएन को। जी, तो फिर पीपल्स पार्टी को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सादा अक्सरियत, वाहिद अक्सरियती जमात के तौर पर अब भी मेरा ख्याल है कि जिस तरह इलेक्शन चल रहा है बहुत ज़्यादा मसाला न पड़ जाए ज़रा तो 91 सीटें लेंगे पीएमएलएन। ये आप लेकिन अगर अल्लाह ताला ने मदद फरमाई और अल्लाह ताला ज़ाहिर है फरिश्तों को भेजते हैं लोगों की मदद के लिए, तो कुछ नंबर ज़्यादा हो सकते हैं तो सादा अक्सरियत मिल सकती है। तो सादा अक्सरियत की बुनियाद पर बनी हुई हुकूमत को टफ़ फैसले नहीं ले सकती, क्योंकि हमें बहुत टफ़ फैसले लेने हैं। IMF की मार्च के बाद असल जो हमारी नेगोशिएशंस होनी है ना, वो मार्च के बाद होनी है IMF के साथ। तो मेरा ख्याल है कि भांपते हुए यंग आदमी हैं बिलावल भुट्टो कि यार शायद आइंदा हुकूमत को सबात नहीं मिलना और फिर दोबारा हमें इलेक्शंस के लिए लोगों के रूबरू आना पड़ेगा। और मैं कहूँगा देखा मैंने तो तुम्हें कहा था कि ये लोग नाकाम हो चुके हैं पुराने, तुम मुझे वोट देते हो, देखा ये वो वगैरह, और ये कि ये एक जैसे हैं, ये जिम्मेदार। और अगर फ़र्ज़ करें बिलावल साहब आ जाते हैं तो वो सख्त फैसले ले पाएंगे? अगर कोalition गवर्नमेंट उनको भी बनानी पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये जिस तरह जब तक आप ये पहले रूल्स डिफ़ाइन करें, इस हवाले से मैं बहुत वसी तर तनाजुर में थोड़ा सा शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह की जो सोच है, हैविंग सो मैनी डिफरेंसेस ऑफ देयर अप्रोच, क्योंकि उनका डेवलपमेंट मॉडल पे मुझे सख्त एतराज़ात है। उसमें वो ये है कि जी आप मार्केट ड्रिवन हो, उसमें गरीब आदमी का तस्करा है सच नहीं है कि पेट्रोल की कीमत अगर है तो बढ़ाओ, वगैरह वगैरह वगैरह, उनका अपना मॉडल। लेकिन उनकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि अभी जिस अंदाज में इंतखाब हो रहे हैं ये हमें सियासी इस्तेकाम की तरफ नहीं ले जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, लाइक नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अपेरेंटली। चलें फिर हम कोशिश करते हैं कि अगले हफ्ते हम थोड़ी स्टेबिलिटी ले आएँ। अगले हफ्ते तो इलेक्शन का चले करीब तो आ जाएंगे ना कम से कम। देखेंगे, चलो अल्लाह मालिक। ठीक, अल्लाह मालिक है हमेशा की तरह। अल्लाह मालिक। नाज़रीन, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं इलेक्शंस के, उस तरह हम देख रहे हैं कि चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रही और एक बार फिर मुझे कहना पड़ रहा है मायूसी से कि फिर से हम शायद स्टेबल ना हो सकें। कोशिश तो हमारी यही है कि शायद अगले हफ्ते तक हम थोड़ी स्टेबिलिटी ले आएँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ऑल्टरनेटिव क्या है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए वी न्यूज़। मैं हूँ दो आबसार। अल्लाह हाफ़िज़।